हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में रिवीजन करने जा रहे हैं संसाधन और डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में कैसे एक रूपता है। देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाऊं ताकि आप समझ सको और मैं आपसे कहूं कि आप इनको प्रयास करो। तो सबसे बड़ी बात हम देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। पर्यावरण में कुछ भी चीज़ उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है और हम अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर हम उसे आर्थिक रूप से अपने लिए अपनी संस्कृति के रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। अगर हमारे पास कुछ भौतिक पर्यावरण से कुछ हमें चीजें मिली हैं और हमारे पास कुछ आपकी संस्था है, उन संस्था से टेक्निकल अपनी प्रगति के माध्यम से प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम उसको चेंज कर सकते हैं और अपने लिए प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम ये हुआ। दूसरा, देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों की तरह आपके संसाधनों का प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है। कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल जो हमको रिसोर्स मिले हैं हमें गिफ्ट है। कुछ कह रहे हैं कि मैन मेड चेंज कर कर हम लोगों ने उनको यूजेस किए हैं। कुछ आप समझते हैं कि पर्यावरण में पदार्थ हैं, हमने उनको चेंज किया है और उसको हमने अपने लिए प्रयोग करने के लिए उनको बनाया है। ठीक। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज, समाव्यता के आधार पर, कुछ है स्वामित्व के आधार पर, कुछ है राष्ट्रीय विकास के आधार पर। ठीक है। और ये आपको मेरे हिसाब से नोट करना चाहिए। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो 1, 2, 3 और 4 इतने प्रकार से हम रिसोर्सेज का क्या क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑनरशिप के आधार पर भी करते हैं, डेवलपमेंट के भी, ओरिजिन के आधार पर भी, और आपके समय बताइए फिनिशिंग के आधार पर भी करते हैं। तो पहले इन चारों लाइनों को लिखिए और इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करिए कि हमको नोट करना है, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक। देखिए, अब इसके साथ हम लोग आपका जो है संसाधन यानी जो रिसोर्सेज हैं इनको पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित, ठीक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सबसे पहले देखिए, रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित, यानी कि जिसको इंसान ने बनाया है, और एक वो जो जो हमें आपका प्रकृति ने दिया है। तो सबसे पहले हम जो है इसी में आपका प्राकृतिक में देखेंगे। एक है मानवीकृत, दूसरा है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका सतत अथवा प्रवाह, एक है जैव। जैव को दो भागों में दिखाया गया है, प्राकृतिक वनस्पति और आपका वन्य जीव। ठीक। तो यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स हैं और एक टाइप का पहले ही दो सब पार्ट हैं, उनके भी एक एक के दो सब पार्ट हैं। और अनवीकरणीय में ऐसे हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। आप देखिए, आपने किसी धातु से, मान लीजिए कोई लोहा है, आपने लोहे से कील बनाई, आपने पिघलाकर कुछ और बना दिया, तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम, तेल इत्यादि गैस को एक बार पूरा प्रयोग करने के बाद हम उनको दोबारा रिचार्ज या उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है। आपका जो जैव है, जैव में क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। एक में वन आ जाएगा और एक में वन्य जीव। और सतत प्रवाह में कैसे हैं, जल और वायु एक सतत कॉन्टिन्यूअस में बहते हुए हमको इसमें दिखाई देते हैं। क्लियर है। चलिए, देख लिया। अब हम बात करते हैं इधर मानव में। मानव में कैसा है, जो आपके संस्थागत आपके रिसोर्सेज हैं, कुछ आपका क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव है। तो ये भी लिख लीजिए, बहुत बार ऐसे भी आपको क्लासिफिकेशन जो है देखने के लिए मिलेगा। ये बोर्ड में दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको या तो एक नंबर में या ऑप्शन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए जरूर मिलेगा। आप इसको करिए जरूर। चलिए, अब इसके बाद है विकास का, संसाधनों का विकास।
संसाधन जिस प्रकार मनुष्य और जीवन में यापन करने के लिए कैसे हैं, अति आवश्यक हैं, कह रहा है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राकृतिक संसाधन संसाधन प्रकृति की देन है। परिमाण स्वरूप मानव इनका अनाधुन उपयोग किया है, जिसके कारण निम्नलिखित समस्या पैदा हो गई है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि पर्यावरण का सतत विकास ना होने की वजह से या पर्यावरण का आम प्रयोग करने की वजह से क्या परिमाण सामने आए हैं। तो क्या है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश से संसाधनों का ह्रास हुआ है। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ गए हैं। समाज दो हिस्सों में, संपन्न समाज और आपका संधारणीय अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधनों के अंधाधुन और आपका शोषण से वैश्विक स्थिति में संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन कैसे हो गया, ग्लोबल हीट बढ़ गई है, ठीक, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। निकट का मतलब है क्षरण होना। तो ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, जो हमने पर्यावरण का अनाधुंध जो प्रयोग किया है, पर्यावरण का जो हमने आपका नष्ट किया है, उसी नष्ट की वजह से। आप कहेंगे सर नष्ट कैसे किया, हमने कितने पेड़ पौधे काट दिए, कितनी हम आपका गैस रिलीज कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के धुएं आ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है, ओजोन परत में छेद हो गया, धूप डायरेक्ट अब देखिए तेज से हमारे पास पड़ रही है। और साथ में सोचिए वहाँ इतने सारे वाहन, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली उनकी सीएफसी गैसें, वो सब क्या कर रही हैं, हमारे पर्यावरण को ही प्रभावित कर रही हैं, जिसके वजह से ग्लोबल हीट बढ़ रही है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि फरवरी का महीना शुरू हो गया है, पहले फरवरी में कितनी ठंड रहा करती थी, आज गर्मी का एहसास हो रहा है। सोच कर देखिए कि जो मौसम मई जून का था वो आपको फरवरी में फील होने लग गया है। यानी कि सर्दियां सिकुड़ती जा रही हैं और गर्मी का जो टाइम पीरियड है वो आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये आपको चलिए, अब एक ऐसा ही सम्मेलन हुआ था पृथ्वी को बचाने के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज पे न्याय पूर्वक यानी कि जस्टेबल आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ ही व्यक्तियों के साथ देश और संसाधनों द्वारा वर्तमान दोहन किया जा रहा है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और कह रही जो हमारे पृथ्वी का भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। हर व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व बना है। संसाधनों के उपयोग के लिए योजना बनी है। अति आवश्यक है कि सतत अस्तित्व सही अर्थों में सतत पोषणीय विकास से ही है। कैसे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही है। तो सतत पोषणीय विकास ये हमको देखना है। आर्थिक विकास का अर्थ है कि भारत का पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम क्या करें, वर्तमान रूप से उस प्रक्रिया में भावी पीढ़ियों तक अवहेलना। देखिए सिंपल सा कह रहा है कि भैया सतत पोषणीय में अगर आपको लिखना हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो हम ऐसा आर्थिक या हम अपने संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें ताकि आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी उनको प्रयोग कर सकें और हमारे पर्यावरण पर उसका नुकसान ना हो। यानी कि पर्यावरण पर बिना नुकसान कराए अपनी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को सुरक्षित करते हुए संसाधनों को रखना ही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास है। ठीक, और इसी के लिए एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जनेरो आपका सम्मेलन 1992, यानी कि ये सम्मेलन ब्राजील में होता है और इसमें बहुत सारे आपके देशों के लोग बैठे। ब्राजील के रियो डियो एक शहर है उसमें, और जून 1992 में पर्यावरण में 100 से अधिक देशों का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है, ब्राजील के रियो डियो में एक आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो क्वेश्चन बन जाए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए ब्राजील में ये आपका संपन्न हुआ। कहाँ हुआ, ब्राजील में। ठीक, ध्यान रहेगा, रियो डियो, पहला रियो डियो। और इस सम्मेलन में विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, ठीक, और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। सम्मेलन में एकत्रित जो भी नेता का मतलब है जो भी किसी देश से जो भी प्रतिनिधि आए थे, और भूमंडलीय जलवायु यानी कि ग्लोबल आप क्लाइमेट चेंज और डाइवर्सिटी जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि ग्लोबल हीट की इन्होंने बात करी और आपका बायोडाइवर्सिटी की बात करी
और कुछ आपके सिद्धांत दिए गए जिनको फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई, और 21वीं सदी का में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एजेंडा बनाया गया जिसको कहते हैं एजेंडा 21। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में, बोर्ड परीक्षाओं में, कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन में ना हो तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। वैसे ऑप्शन में ज्यादातर आपको यही मिलेगा, सतत पोषणीय विकास के लिए, ये आपका। ठीक, देखिए अब एजेंडा 21 को थोड़ा सा गौर करेंगे और देखेंगे क्या है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं डेवलपमेंट विकास सम्मेलन UNCED, तो अगर आप पूछ लो कि जो एजेंडा 21 है वो आपका किसने दिया है, तो आपका UNCED ने दिया है। और किसके लिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। कह रहे कि राष्ट्राध्यक्ष स्वीकार किया कि इसका उद्देश्य ग्लोबल सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट हासिल करना है, भूमि सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। और एक सूची बनाई जिसका उद्देश्य क्या है, समान हितों को रखेंगे, परस्पर आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुरूप चलेंगे, और विश्व सहयोग करेंगे, और पर्यावरण में क्षतिपूर्ति, गरीबी और रोगों से निपटान करना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करें एजेंडा 21 में, यानी कि लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट को ही आपका रिस्पॉन्सिबल इसमें बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका एजेंडा क्या है। तो रियो डी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किन किन बातों को लेकर हुआ, ये आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना है और क्लियर भी करना है कि किन किन चीजों को लेकर चल। संसाधन नियोजन, रिसोर्सेज प्लानिंग, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन सर्वमान्य रणनीति। कह रहे भैया अगर आपको चाहते हो कि जो आपके रिसोर्सेज हैं आप उनको अच्छी तरह आप उनको ट्रीट करें, उनको वेल प्लान आप चलाएं, तो एक आपको क्या चाहिए, एक सर्वसम्मति की एक रणनीति और इनके प्लान चाहिए। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह महत्वपूर्ण भी है कि ऐसा देश, ऐसा प्रदेश जहां एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु तरह तरह की कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में कैसे हैं, आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहां महत्वपूर्ण आपके संसाधन और आपके रिसोर्सेज भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि अत्यधिक कमी है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रांतों में खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में। अब देखिए छत्तीसगढ़ में अच्छा मिलेगा, झारखंड में अच्छा मिलेगा और मध्य प्रदेश में अच्छा मिलेगा, ठीक, और जगह नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा है की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है, यानी कि कहीं पर किसी चीज की कमी है तो कहीं पर किसी चीज की कमी है। लद्दाख में आपका शीत मरुस्थल देश है जो अलग थलग पड़ा है। ये प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु जल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना, महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय विकास, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तरों को संतुलन और नियोजन की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये सारी प्लानिंग करते हैं। तो बहुत जगह डिपेंड करता है कि वहाँ स्टेट में किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, कैसे वहाँ उनको प्रयोग कर रहा है, नेचुरल में कहाँ है, कहाँ पर नहीं है। अगर किसी राज्य में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो राज्य की थोड़ा सा डेवलपमेंट के प्रोसीजर आपके ढीले हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ये रिसोर्सेज हैं और सरकार उनको सही तरह से यूटिलाइज कर रही है तो चीजें बड़ी अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कुछ इसमें एक्टिविटीज हैं उन्हें आप एक बार देख लेना। थोड़ा सा मैं बता दूं, भारत में नेचुरल रिसोर्सेज, क्वेश्चन ये बार भी बन सकता है कि भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार है। तो हमने कुछ प्रकार रखे हैं, जैसे देश में आपके विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी तालिका बनाएंगे कि कहाँ पर रिसोर्सेज हैं, किस तरीके का है, उनको हम लोग क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाएगा, उनके हम मैपिंग करेंगे,
रिसोर्स की क्वालिटी देखेंगे और उसकी क्वांटिटी का अनुमान लगाएंगे, उसकी लागत और मापन हम लोग करेंगे। संसाधन विकास योजनाओं पर लागू करने के लिए एक आपका प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, स्किल होगा और इंस्टीट्यूशन को प्लानिंग ढांचे के अंदर तैयार किया जाएगा। तीसरा है संसाधन विकास के योजनाओं और राष्ट्रीय विकास के लिए समन्वित स्थापित किए जाएंगे। और स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधनों का नियोजन काफी पूर्ति करता है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिए प्रयास भी किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में आपका भारत के लिए नेशनल प्लानिंग का प्रयास किया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ठीक। और आपको एक क्वेश्चन पूछना है, रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक। रोलिंग प्लान ये आपको देखना है, ठीक। चलिए किसी क्षेत्र के विकास में संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है, परंतु टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन उसको चेंजेस करने के अभाव में संसाधन की मात्रा की उपलब्धता विकास संभव नहीं है। देश में बहुत क्षेत्र हैं जो समृद्ध होते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में गिनती आती है। इसके कुछ विपरीत प्रदेश है, संसाधन है, इनके रूप में हम लोगों को देखते हैं, ठीक। तो इतना हम लोगों ने देखा कि कैसे हमको रिसोर्सेज बनाकर कैसे उनको हम डेवलपमेंट करें, कैसे उनका प्रयोग करें और क्या है रिसोर्सेज की प्लानिंग, ये हमको देखना है, ठीक है। संसाधन अगर आप अनाधुन तरीके से प्रयोग करोगे और अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हुए भी अगर आप दूसरा विकल्प खोज लेते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी नई टेक्नोलॉजी और आपके पैसे और बहुत सारी एफिशिएंसी आपकी बढ़ा सकती है, जिनसे आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो लाभ हैं वो लाभ आपके सुनिश्चित होंगे, ठीक। और ये एक आपका बहुत जरूरी चीज है कि ऐसे लाभों को अगर आप सुनिश्चित कर पाते हैं तो पूरी चीजें अच्छी हो जाएंगी और आपका रिसोर्सेज सही तरीके से हम उनका प्रयोग कर पाएंगे, अच्छे से उनको देख पाएंगे। तो फिलहाल ये एक दो क्वेश्चन है, आप इनको घर पर जाकर जरूर करिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।